वेलकम बैक बच्चों। आज हम क्षितिज किताब में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह और अट नहीं रही के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको इनका कुछ जीवन परिचय के कुछ मेन बातें बताती हूँ, आप उन्हें भी नोट करिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था और निराला जी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा से बेहद प्रभावित थे। उनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं। दार्शनिक, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, प्रकृति, इन सभी का चित्रण हमें उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। निराला जी मुख्य रूप से छायावादी कवि माने जाते हैं और निराला जी ने अपनी कविताओं में मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप इसे जरूर याद करके जाइए कि निराला जी की कविता में कौन से छंद का प्रयोग किया है। तो इन्होंने अपनी कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया है। आइए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? ए ग्रीष्म ऋतु का, बी वर्षा ऋतु का, सी शरद ऋतु का या डी वसंत ऋतु का? आंसर डी, वसंत ऋतु का इसके अंदर वर्णन किया है। वसंत ऋतु के अंदर जब सारी तरफ बादल छा जाते हैं, आकाश को काले काले बादल घेर लेते हैं, उस समय के प्राकृतिक सुंदर का इन्होंने वर्णन किया। तो इसका आंसर होगा डी, वसंत ऋतु। धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए पृथ्वी, बी आकाश, सी समुद्र या डी बादल? धराधर हम किसको कहते हैं बच्चों? पृथ्वी को नहीं कहते, आकाश को नहीं, समुद्र को नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, बादल को हम धराधर कहते हैं। धराधर एक तरह से बादल का पर्यायवाची भी है। तो इसका आंसर होगा डी, बादल। क्वेश्चन 3, कविता में बादल किसका प्रतीक है? ए भावनाओं का, बी सुख का, सी दुख का या डी क्रांति का? बादल क्रांति का प्रतीक है। क्रांति का प्रतीक किस हिसाब से बताया है निराला जी ने कि जैसे बादल अपने वर्षा करके जो धरती पर पेड़ पौधे जो मुरझा गए थे भीषण गर्मी के कारण, बारिश का पानी जब पेड़ पौधों को मिलता है तो सारी तरफ हरियाली छा जाती है, तो उससे जीवन में एक नई क्रांति, एक नए जीवन का संचार होता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर बादल को क्रांति का प्रतीक बताया है। क्वेश्चन 4 है हमारा, कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? ए ना बरसने का, बी बरसने का, सी गरजने का या डी इनमें से कोई नहीं? कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे बरसने का आग्रह किया है। क्यों? क्योंकि बादल जब बरसते हैं तो गर्मी शांत होती है और लोगों का जनजीवन जो है खुशी से झूम उठता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बरसने का। क्वेश्चन 5 है, कवि ने निदार अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? ए अधिक गर्मी, बी सांसारिक कष्ट, सी असफलता या डी इनमें से कोई? इसका राइट आंसर होगा बच्चों बी, सांसारिक कष्ट। निदात मतलब सांसारिक कष्ट। निदात का यहाँ इन्होंने मीनिंग बताया कि भीषण गर्मी है। निदात मतलब जो गर्मी के कारण लोग व्याकुलता थे, तो उस वजह से वे बादलों से आह्वान करते हैं कि हे बादल आप बरसो, तो इस हमारे जो सांसारिक कष्ट है, हम जो गर्मी से परेशान है, वो हमारे कष्ट दूर हों और हमारा जनजीवन बारिश जब बरसे तो हम जनजीवन जो हमारा है खुशियों से भर उठे, प्रकृति में चारों ओर हरियाली हरियाली का वातावरण छा जाए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सांसारिक कष्ट। क्वेश्चन 6 है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? ए बारिश होना, बी शांति और सुख की स्थापना, सी प्यास बुझाना या डी इनमें से कोई नहीं? ऑब्वियसली बी आंसर होगा इसका, शांति और सुख की स्थापना। क्यों होगा? क्योंकि जब जल बरसता है तो क्या होता है? प्यास बुझना तो है ही, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा शांति और सुख की स्थापना। क्योंकि कवि यहाँ पर किसकी ओर इशारा कर रहा है? कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है। तो जब बादल बरसते हैं तो क्या होता है? धरती पर सारी तरफ धरती की प्यास बुझ जाती है और पूरे वातावरण में शांति और सुख की स्थापना हो जाती है। तो इसको राइट आंसर होगा बी, शांति और सुख की स्थापना। क्वेश्चन 7 है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? ए फागुन के महीने में, बी माघ के महीने में, सी वैशाख के महीने में या डी आषाढ़ के महीने? ये तो बच्चों आप सभी को पता है कि कौन से मौसम में हरियाली होती है। फागुन का महीना आता है तब सब तरफ हरियाली हरियाली का वातावरण छा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, फागुन। क्वेश्चन 8 है, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? ए समुद्र को, बी पृथ्वी को, सी आकाश को, डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा सी, आकाश को। जब बादल अपनी जोर जोर गर्जना करते हैं तो किसको घेर लेते हैं? वो आकाश को घेर लेते हैं। क्वेश्चन 9, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? ए मायूसी, बी डर, सी दुख, डी खुशी? फागुन मास के
कारण लोगों के चेहरे पर खुशी आती है। क्यों आती है? क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे पर खूब रंग बिरंगे फूल लदे हुए हैं, पेड़ों की डालियों फूलों से लदी हुई है, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने जाने फूलों की माला पहनी हुई है। उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हर इंसान के चेहरे खुशी से झूम उठते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, खुशी। क्वेश्चन 10th, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में ए जोश और क्रांति फैल सके, बी गर्मी समाप्त हो सके, सी बच्चे डर जाएं, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए। बादल को कवि ने गरजने के लिए इससे कहा कि जिससे पूरे वातावरण में एक नया जोश फैल जाए और एक नई क्रांति का संचार हो सके। जब बादल गरजते हैं और तब लोगों को ये लगता है कि अब तो बारिश होगी ही होगी, तो लोगों के जीवन में, लोगों के मनों में एक नया उत्साह बढ़ जाता है कि अब हमारे जो गर्मी के कारण जो हम परेशान हैं, तपती हुई धूप से जो धरती व्याकुल है, वो अब धरती की प्यास बुझ जाएगी और सब तरफ पेड़ पौधे जो मुरझा गए भीषण गर्मी से, वो अब हरे भरे हो जाएंगे। तो सब तरफ एक नया जोश और एक नई क्रांति फैल जाएगी, हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जोश और क्रांति फैल सके। और भी कुछ क्वेश्चन है बच्चों इंपॉर्टेंट, आप वो भी नोट करिए। क्वेश्चन है फर्स्ट, सभी लोग डैश डैश से दुखी हैं। ए, वर्षा होने के कारण, बी, जल भराव के कारण, सी, सर्दी के कारण, डी, गर्मी के ताप के कारण। सब लोग किस वजह से दुखी थे? गर्मी के ताप के कारण, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी हो गई थी और बारिश नहीं हो रही थी। इस कारण लोग बारिश होने का इंतजार कर रहे थे, बादलों के बरसने का इंतजार कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, गर्मी के ताप के कारण। सब गर्मी के कारण दुखी। क्वेश्चन सेकंड है, बादल कहाँ से आ जाते हैं? लेसन में हमने क्या पढ़ा था, कहाँ से आते हैं बादल? ए, समुद्र से, बी, नदियों से, सी, अज्ञात दिशा से, डी, आकाश से। कहाँ से आते हैं बच्चों बादल? सी, अज्ञात दिशा से। अज्ञात दिशा से बादल आते हैं और जोर जोर से गरजते हैं और धरती पर अपना जल बरसाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, अज्ञात दिशा से। क्वेश्चन है थर्ड, उत्साह कविता की भाषा है ए, खड़ी बोली, बी, अवधी, सी, ब्रज, डी, कन्नौजी। इसका राइट आंसर होगा ए, खड़ी बोली। उत्साह कविता की भाषा जो है खड़ी बोली है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, उत्साह कविता में कौन सा गुण है? पूरी कविता में हमें क्या देखने को मिला? ए, प्रसाद गुण, बी, माधुर्य गुण, सी, ओज गुण, या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा गुण देखने को मिला हमें? ओज गुण। उत्साह कविता में कवि ने पूरी कविता में एक नए जोश का आह्वान करते हुए, एक नए जोश का संचार करते हुए बादलों का आह्वान किया है। तो हमें इसमें कौन सा गुण देखने को मिलेगा? सी, ओज गुण। क्वेश्चन फिफ्थ, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है? ए, शरद ऋतु का, बी, हेमंत ऋतु का, सी, वसंत ऋतु का, डी, वर्षा ऋतु का। कौन सी ऋतु का वर्णन मिला है हमें इसमें देखने के लिए? बच्चों आप सभी को पता है, इसमें सी, वसंत ऋतु का वर्णन मिला है। क्वेश्चन 6, अट नहीं रही है कविता में कवि किसे संदेश देना चाहता है? ए, बादलों को, बी, अपने प्रियतम को, सी, आकाश को, या डी, वन को। कवि किसे कविता में किसे संदेश देना चाहता है? राइट आंसर है बी, अपने प्रियतम को संदेश देना चाहता है कवि। क्वेश्चन 7 है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए बच्चों आप, कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? इसमें है बी, यमक अलंकार। यमक अलंकार कैसे है? क्योंकि इसमें पहले पर का अर्थ पंख है और दूसरे पर का अर्थ है प्रदान करना। आप इसे जरूर जरूर नोट करिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्वेश्चन 8 है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में दूसरे पर का क्या अर्थ है? बी, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ए, पंख, बी, पक्षी, सी, पत्ता, डी, प्रदान करना। जस्ट अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रदान करना। क्वेश्चन 9 है, कवि का प्रिय घर को किस प्रकार सुगंध से भर देता है? ए, धूप बत्ती जलाकर, बी, फूल खिलाकर, सी, अपनी श्वास से, डी, अपने विचारों से। राइट आंसर होगा इसका सी, अपने श्वास से, क्योंकि कविता में कवि ने यही कहा है कि कवि का प्रिय अपनी श्वास से घर को सुगंधित कर देता है, सारे वातावरण को अपनी सुगंध से भर देता है। क्वेश्चन 10 है, चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? ए, पहाड़ों का, बी, झरनों का, सी, प्रकृति का, या डी, इनमें से कोई नहीं। चारों तरफ वातावरण में बच्चों किसका सौंदर्य व्याप्त है? प्रकृति का सौंदर्य व्याप्त है। चारों तरफ पेड़ हरे पड़े हैं और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, तो प्रकृति का सौंदर्य ही सब तरफ व्याप्त है। क्वेश्चन 11 है, कवि किसकी ओर अपनी आंख नहीं उठा पा रहा है? ए, अपने प्रियतम की ओर से, बी, प्रकृति के सौंदर्य की ओर से,
सी बादलों की ओर से, या फिर डी आकाश की ओर से? आंसर बी प्रकृति की सौंदर्य की ओर से। कभी प्रकृति की सौंदर्य को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली को देखकर कवि का मन खुश हो जाता है, और उस प्रकृति के सौंदर्य को से वो इतना मोहित होता है कि उस पर से अपनी आंख हटा ही नहीं पाता है। इसका राइट आंसर होगा बी प्रकृति के सौंदर्य की ओर से। क्वेश्चन 12 है, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? ए शोभा और सौंदर्य, बी पेड़ पौधे, सी पहाड़, डी नदियां। राइट आंसर होगा बच्चों जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, ए शोभा और सौंदर्य। क्वेश्चन 13 है, अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? ए माधुर्य गुण, बी प्रसाद गुण, सी ओज गुण, डी सगुण। आंसर है इसका बी प्रसाद गुण। अट नहीं रही कविता में प्रसाद गुण है, ये आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इसे जरूर से आ सकता है। क्वेश्चन है 14, निराला किस सवाल से जुड़े हुए कवि थे? ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी प्रगतिवाद, डी प्रगतिशीलवाद। राइट आंसर है ए छायावाद। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर जरूर आ सकता है, आप इसे जरूर याद करके जाइएगा। इसका राइट आंसर है ए छायावाद। निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि थे। क्वेश्चन 15, निराला जी का जन्म कब हुआ था? ए सन 1887 में, बी सन 1885 में, सन 1897 में, या डी सन 1903 में। राइट आंसर है इसका सी सन 1897 में। निराला जी का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन 16 है, निराला जी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? ए समन्वय, बी मतवाला, सी समन्वय और मतवाला दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी समन्वय और मतवाला दोनों। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आ सकता है, आप इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। निराला जी ने समन्वय और मतवाला दोनों ही पत्रिकाओं का संपादन किया है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना निराला जी की नहीं है? ए अनामिका, बी परिमल, सी सरोज स्मृति, डी झरना। इसका आंसर है डी झरना। झरना जो है प्रसाद जी की कविता है, बाकी सारी कविताएं निराला जी की है। राइट आंसर है इसका डी झरना। यह भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी जरूर नोट करिए। क्वेश्चन 18 है, निराला जी की अधिकतर रचनाएं डैश डैश में मिलती है? ए रोला, बी मुक्तक, सी सोटा, डी दोहा। ये मैंने अभी लेसन के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा बी मुक्तक। निराला जी की अधिकतर रचनाएं उन्होंने मुक्तक छंद में लिखी है। क्वेश्चन 19, उत्साह एक, ए आह्वान गीत है, बी शोक गीत है, सी भक्ति गीत है, डी विरह गीत है। ये तो आप सभी को पता है कि उत्साह एक आह्वान गीत है, क्योंकि इस गीत में बादलों का कवि ने आह्वान किया है। क्वेश्चन 20 है, उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है? ए वर्षा का, बी बादलों का, सी बिजली का, डी पक्षियों का। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसी से रिलेटेड है ये बादलों का। कवि बादलों को कविता में बादलों का आह्वान कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? बादल अपनी बरसात करे, बारिश करे, जिससे धरती पर सब तरफ गर्मी शांत हो और चारों तरफ हरियाली आ जाए। क्वेश्चन है 21, बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है? कविता में बादलों का मानवीकरण करते हुए कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर माना है? ए चंचल पक्षी का के समान, या बी नृत्य मुद्रा में मोर के समान, या सी काले घुंघराले बालों के समान, या डी बहती जलधारा के समान। राइट आंसर है इसका सी काले घुंघराले बालों के समान। कवि ने यहाँ पर एक छोटे बच्चे के बालों से बादलों का मानवीकरण करते कहा है कि बादलों को उन्होंने किसके समान माना है सुंदर? काले छोटे बच्चे के काले घुंघराले बालों के समान उन्होंने बादलों को सुंदर माना है। क्वेश्चन 22 है, बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना गया है? ए प्रेयसी की कल्पना, बी विद्युत की कल्पना, सी इंद्रधनुष की कल्पना, डी बाल कल्पना। आंसर है इसका बी बाल कल्पना। बादलों को बाल कल्पना के समान पाले हुए माना गया है। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के काले घुंघराले बाल सुंदर लगते हैं, वैसे ही उन्होंने बादलों की यहाँ तुलना की है छोटे बच्चे के बालों से, मानवीकरण किया है बादलों का। क्वेश्चन 23 है, बादलों के हृदय में डैश डैश सुंदरता छिपी है। ये भी हमें कविता की पंक्तियों में देखने को मिलता है कि बादलों के हृदय में क्या छिपी है? डैश डैश। ए जल की, बी नदी की, सी विद्युत की, डी सागर की। राइट आंसर है सी विद्युत की। बादलों के हृदय में विद्युत की सुंदरता छिपी है। जब बादल कड़कते हैं, बादलों में गर्जन होती है, तो हमें आकाश में क्या देखने को मिलता है? चमकती हुई बिजली। तो वो चमकती हुई बिजली हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी विद्युत की।
क्वेश्चन 24 है, कवि ने बादलों को कैसा कहा है? ए सुंदर, बी नवजीवन वाले, सी अकल्पनीय या डी लुभावने। राइट आंसर है बी नवजीवन वाले। कवि ने बादलों को नवजीवन वाले कहा है। क्यों कहा है? कि जब बादल अपनी वर्षा धरती पर करते हैं तो धरती पर क्या होता है, जो गर्मी है वो शांत होती है और चारों तरफ हरियाली आती है, एक नए जीवन का संचार होता है, मानव मात्र खुशी से झूम उठता है और चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं, जिससे धरती पर एक नए जीवन का संचार होता है। तो यहाँ पर कवि ने बादलों को कैसा कहा है? बी नवजीवन वाले। क्वेश्चन 25 है, नूतन कविता फिर भर दो। कवि नूतन कविता किस में भरने की बात कह रहा है? ए बादलों में, बी स्वयं अपने जीवन में, सी ए और बी दोनों में, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी ए और बी दोनों में। नूतन कविता फिर भर दो, कवि नूतन कविता किस में भरने की कह रहा है? बादलों में भी और स्वयं अपने जीवन में भी। कि हे बादल आप बरस जाओ तो धरती पर एक नया जीवन का संचार हो, प्राकृतिक भी हरी भरी हो जाए और इंसान का जीवन भी हरा भरा हो जाए, इंसान के जीवन में भी खुशियाँ खुशियाँ आ जाए, तो स्वयं इंसान का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा और प्रकृति हरियाली से भर उठेगी तो प्रकृति भी खुश हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, बादलों और स्वयं के जीवन में। हाँ बच्चों, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो भी आप इसी मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसी लिंक में आपको ये भी मिलेंगे, ज़रूर से आप नोट करिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर हम दोबारा। वेलकम।